हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। समाकलन से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से निश्चित समाकलन निकाले जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि समाकलन का अर्थशास्त्र में किस प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है, कैसे अर्थशास्त्र में सीमांत से कुल निकालने के लिए समाकलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके पास सीमांत लागत दे रखी है तो आप सीमांत लागत से कुल लागत निकाल सकते हैं। यदि आपके पास सीमांत आय दे रखी है तो उससे कुल आय निकाली जा सकती है। तो जब भी आपको सीमांत से कुल निकालना है तो टोटल कॉस्ट बराबर होगा डी बाय समाकलन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट गुणा डी। या आपको टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी गुणा डी क्यू। या आपको टोटल प्रोडक्शन निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन गुणा डी क्यू करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमको कुल से सीमांत निकालना है या सीमांत से कुल निकालना है तो हमको समाकलन करना पड़ेगा। कुल से सीमांत निकालने के लिए अवकलन करना पड़ता है, क्योंकि समाकलन में अवकलन का उल्टा है। तो सीमांत से कुल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीमांत का समाकलन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन समझेंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से अवकलन के माध्यम से हम, जब हमको सीमांत दिया हुआ होता है, सीमांत लागत या सीमांत आगम या सीमांत उत्पादन दिया हुआ होता है, तो उससे हम किस प्रकार से कुल का निर्धारण समाकलन के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, मार्जिनल कॉस्ट इज 4q⁴ प्लस 3q² माइनस 6q प्लस 10 दिया है। तो टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट ज्ञात करो। मान लो ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है 4q⁴ प्लस 3q² माइनस 6q प्लस 10। तो देखिए टोटल कॉस्ट बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ आपको लगना पड़ेगा टोटल कॉस्ट बराबर 4q⁴ गुणा डी क्यू प्लस 3q² गुणा डी क्यू प्लस 6q गुणा डी क्यू प्लस 10 गुणा, सबका इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया 4q⁴ डिवाइडेड बाय 4। इंटीग्रेशन में ऊपर भी पावर बढ़ जाती है, नीचे भी बढ़ जाती है। 3 या q⁻³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6q⁻² डिवाइडेड बाय 2 और 10q का 10 होएगा और प्लस ये c अचर संख्या। तो यहाँ टोटल कॉस्ट आपका हो गया q⁴ प्लस q⁻³ प्लस 3q² प्लस 10q प्लस c। अगर आपसे माइनस 6q था यहाँ, तो यहाँ माइनस कर देंगे तो ये आपका q² 6 आ जाए। अगर एवरेज कॉस्ट पूछी जाए तो टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग देना है, तो आ गया q⁴ डिवाइडेड बाय q प्लस q⁻³ डिवाइडेड बाय q माइनस 3q² डिवाइडेड बाय q प्लस 10q डिवाइडेड बाय q प्लस c डिवाइडेड बाय q। तो यहाँ रह जाएगा q⁻³ घात एक कम हो जाएगी, क्योंकि नीचे q है, नीचे q है तो एक घात कम हो जाएगी। तो ये जगह q⁻³ प्लस q⁻² माइनस 3q प्लस 10 प्लस c बाई q। या इसको मैं ऊपर लिख देता हूं तो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए एवरेज कॉस्ट आपका आ गया, q⁴ में q का भाग देता है q⁻³ प्लस 1 कट गई तो q⁻², 3q² से q कटा तो है 3q, 10q से q कट गया तो 10 ही बचा और ये c बाई q, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट दे रखी होती है तो हम इसके माध्यम से टोटल कॉस्ट की गणना बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मान लो मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज गिवन 20 माइनस 3q² प्लस 2q। तो एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू निकालना है, एवरेज रेवेन्यू निकालना है, तो वो का वही है टोटल रेवेन्यू बराबर डी बाई डी क्यू। टोटल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन। तो यह आएगा टोटल रेवेन्यू बराबर 20
20 गुणा डी क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर गुणा डी क्यू प्लस 2 क्यू गुणा डी क्यू, सबका आपको समाकलन करना है। तो टोटल रेवेन्यू यह हो गया 20 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर, क्योंकि पावर 3 हो जाएगी, एक पावर ऊपर बढ़ जाती, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 3 से 3 कट गया, तो आपका ये आएगा 20 क्यू माइनस क्यू रेज टू पावर 3 प्लस क्यू रेज टू पावर 2। एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू में क्यू से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 क्यू माइनस क्यू रेज टू पावर 3 प्लस क्यू रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई क्यू, तो आएगा आपका 20 माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। तो इस प्रकार से अगर आपके पास टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, तो आप उससे टोटल रेवेन्यू की गणना कर सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू की गणना कर सकते हैं। अगर आपको टोटल प्रोडक्शन दे रखा है तब भी आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का है, मान लीजिए आपको टोटल प्रोडक्शन दे दिया, टोटल प्रोडक्शन आपको दे दिया, मान लीजिए 4 e की पावर 0.02 क्यू, क्या दे रखा है, मैंने क्वेश्चन बना देता हूं। मान लो मार्जिनल प्रोडक्शन दे रखा है, ये आपको दे रखा है 10 e की पावर 0.2 क्यू, तो टोटल प्रोडक्शन ज्ञात करो। सिंपल। तो क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन बराबर 10 e की पावर 0.2 क्यू गुणा डी क्यू, समाकलन करना है। तो अगर 10 e की पावर 0.2 क्यू का यही रहेगा 0.2 प्लस सी, तो ये आ जाएगा, पॉइंट हटा यहाँ 0 लगेगा, तो आएगा 50 e की पावर 0.2 क्यू प्लस सी, ये आपका टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्शन पूछे तो टोटल प्रोडक्शन में क्यू का भाग देना है, तो आएगा 50 e की पावर 0.2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू प्लस सी बाई क्यू, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अगर हमारे पास सीमांत लागत दे रखी है तो कुल लागत निकाल सकते हैं, सीमांत आगम दे रखी है तो कुल आगम निकाल सकते हैं, सीमांत उत्पादन दे रखा है तो हम कुल उत्पादन निकाल सकते हैं, सीमांत उपयोगिता दे रखी है तो हम कुल उपयोगिता की गणना इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर समाकलन का कोई सवाल आ जाए तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए उपभोग फलन दे रखा है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सी डैश वाई दे रखा है 0.7 प्लस 0.1 वाई रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/2 तथा y बराबर 121 पर जितना खर्चा होता है, जितनी आय होती है उतना ही खर्च हो जाता है। तो उपभोग फलन ज्ञात करो। ये क्या दे रखा है, सीमांत उपभोग फलन दे रखा है। गिवन है सीमांत उपभोग फलन बराबर 0.7, देखिए मार्जिनल कंजप्शन फंक्शन दे रखा है 0.7 प्लस 0.1 वाई रेज टू पावर 1/2। समाकलन किया उपभोग फलन के लिए तो आया 0.7 गुणा डी वाई प्लस 0.1 वाई रेज टू पावर हाफ गुणा डी वाई, वाई के सापेक्ष किया हमने उपभोग फलन सी निकालने के लिए, तो है 0.7 वाई प्लस 0.1 वाई रेज टू पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 प्लस स्मॉल सी, कैपिटल सी है वो स्मॉल सी। तो ये आपका हो गया 0.7 वाई प्लस 0.1 वाई रेज टू पावर, यहाँ हाफ बचा डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी, यहाँ हम लिख सकते हैं 0.7 वाई प्लस 0.2 वाई रेज टू पावर हाफ प्लस सी। अब देखिए y बराबर 121 पर c बराबर है y के, तो ये c को रखा 121 बराबर 0.7 गुणा 121 प्लस 0.2 गुणा अंडर रूट बाई लिख देते तो अंडर रूट 121 प्लस सी।
तो यहाँ C बराबर आ जाएगा आपका 121 121.7 मल्टीप्लाई बाय 121 आपका प्लस का है, 0.7 मल्टीप्लाई 121 ये आपका हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस का 84.7। ये 11 गुणा, देखो इसको एको लिख देते हैं, 121 बराबर 84.7 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 11 2.2 प्लस C माइनस 2.2। तो C का मान आ गया 34.1, स्मॉल c आ गया 34.1। तो उपभोग फलन क्या हो जाएगा, ये उपभोग फलन 0.7y प्लस 0.2 रूट y प्लस 34.1, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको सीमांत उपभोग फलन दे रखा है तो सीमांत उपभोग फलन से आप कुल उपभोग फलन निकाल सकते हैं। ये पूरा का पूरा कुल उपभोग फलन हमने निकाल के दिखाया। ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको कोई भी सवाल पूछा जाता है, एक मैं और उपभोग फलन का सवाल करा देता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि उपभोग फलन कैसा भी आएगा तो आप कर लेंगे। जैसे देखिए सीमांत बचत फलन, MPS आपको दे रखा है 0.3 माइनस 0.1 y रेज़ टू पावर हाफ तथा y जब 81 है तो बचत 0 है। तो बचत फलन निकालो, कुल बचत फलन करना है। MPS अपने को दे रखा है 0.3 माइनस 0.1 y रेज़ टू पावर माइनस का हाफ। निकाला S बराबर 0.3 y माइनस 0.1 y रेज़ टू पावर, यहाँ हाफ प्लस हाफ, सीधा मैंने इंटीग्रेशन किया है, या आप चाहें तो एक बार इंटीग्रेशन का सिंबल में लिख देता हूं। तो ये आएगा S बराबर 0.3 गुणा dy माइनस 0.1 y रेज़ टू पावर माइनस हाफ गुणा dy। तो ये आया आपका 0.3 y माइनस 0.1 y रेज़ टू पावर माइनस हाफ प्लस हाफ डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस हाफ प्लस स्मॉल c। तो ये आपका आया 0.3 y माइनस, ये ऊपर जाएगा 2 1/2 0.2 रूट y प्लस c। 0.1 में हम क्या करेंगे, 0.5 का भाग देंगे। 0.2 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, y81 है, s बराबर 0 है, तो y कितना है, देखो s बराबर 0 तो y है 81, ये दिया हुआ है। तो हमने सेविंग 0 होगी जब i 81 हो, तो ये 81 माइनस 0.2 रूट 81 प्लस c। तो 81 को आप क्या करेंगे, 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 81 मल्टीप्लाई 0.03, ये आपका आ गया 24.3। नाइन मल्टीप्लाई 0.2, ये आपका आ गया 1.8 प्लस c बराबर 0। तो c बराबर हो जाएगा 1.8, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस 24.3। तो 24.3 से 1.8 जाएगा
24.3 माइनस 1.8 माइनस का 20 बराबर माइनस का 22.5। तो अब देखिए आपको बचत फलन निकालना है, तो s बराबर 0.3y माइनस 0.2 रूट y माइनस 22.5, ये आपका बचत फलन। तो इस प्रकार से अगर सीमांत बचत फलन दे रखा है तो उससे आप कुल बचत फलन भी निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। हम समाकलन को अर्थशास्त्र में प्रयोग लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ऐसा भी सवाल आ जाता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, इफ मार्जिनल कॉस्ट अपने को दे रखी 3e⁻⁴ व फिक्स कॉस्ट दे रखी है 120, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, एवरेज कॉस्ट क्या होगी, ये देखो। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए समाकलन करेंगे मार्जिनल कॉस्ट का, तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट बराबर 3e⁻⁴ Q है गुणा DQ। तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट बराबर 3e⁻⁴ Q डिवाइडेड बाय 0.3, इसका समाकलन कर लिया, प्लस C। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 10e⁻⁴ Q प्लस C। फिक्स कॉस्ट दे रखा है 120, यानी Q बराबर 0 होने पर, यानी फिक्स कॉस्ट है ना, होने पर टोटल कॉस्ट आपकी क्या होगी 120। फिक्स कॉस्ट दे रखी है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है, इसका मतलब है टोटल फिक्स कॉस्ट 120 दे रखी है, यानी हम हमारा कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो, प्रोडक्शन शून्य करें तो भी हमको ये लगेगा, तो हमने लगा दिया 120 रुपए हमारे खर्च होंगे जब प्रोडक्शन शून्य हो, तो 10e⁻⁴ गुणा 0 प्लस C, तो आया 120 प्लस 10e⁻⁴ प्लस C, और e⁻⁴ का मान 1 होता है, तो 120 यहाँ बराबर आएगा, बराबर 10 प्लस C, तो C बराबर आ गया 120 माइनस 10, तो C बराबर आ गया अपना 110। तो अब आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 10e⁻⁴ Q प्लस 110, ये तो आपका गया टोटल कॉस्ट। टोटल एवरेज कॉस्ट निकालने, तो टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग देंगे तो ये आएगा 10e⁻⁴ Q डिवाइडेड बाय Q प्लस 110 बाय Q, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, इफ मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है और उससे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा ही एक और सवाल करते हैं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मार्जिनल कॉस्ट से हम समाकलन के माध्यम से बहुत आसानी से टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है तो आप C की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए दे रखा है मार्जिनल कॉस्ट, एक और सवाल लेता हूं, या मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है 160 e⁻⁴ Q, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है 200, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, बहुत सिंपल है। टोटल कॉस्ट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट मेरी आ जाएगी 160 e⁻⁴ Q गुणा DQ। मैं इसका समाकलन करता हूं, तो 160 e⁻⁴ Q डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस C, ये पॉइंट यहां लगा तो आया 400, 160 है ना, e⁻⁴ Q प्लस C, ये आपकी आई टोटल कॉस्ट। अच्छा देखिए, टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है 200, यानी Q बराबर 0 होने पर टोटल कॉस्ट आपकी आएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी Q बराबर 0 होने पर टोटल कॉस्ट है 200। उत्पादन शून्य करें तो 200 रुपए तो लगेंगे फिक्स कॉस्ट। तो यहां लिखा हमने 200 बराबर 400 e⁻⁴ Q प्लस C, Q बराबर 0 रखा ना,
तो आएगा 200 बराबर 400 e की पावर 0 प्लस सी। तो 200 बराबर 400 प्लस सी हो गया, क्योंकि e की पावर 0 का मान 1 होता है। तो c बराबर हो गया 200 माइनस 400, तो c का मान आ गया माइनस का 200। तो ये आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 400 e की पावर 0.4 क्यूब माइनस का 200, ये आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का समाकलन आ जाता है जिसमें आपसे टोटल कॉस्ट पूछ ली जाए, या टोटल प्रोडक्शन पूछ लिया जाए, या टोटल आगम यानी टोटल रेवेन्यू पूछ लिया जाए, कुल आगम पूछ लिया जाए, तो हम समाकलन के माध्यम से बहुत आसानी से इनको कैलकुलेशन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में कई बार इनकी जरूरत होती है, इसीलिए हमने इसको शामिल किया। अगर जैसे आ जाए आयात की सीमांत प्रवृत्ति, दे रखी है आपको MDC आयात की सीमांत प्रवृत्ति दे रखी 0.1 तथा इनकम शून्य होने पर भी हमको आयात करना पड़ेगा 30 रुपए का, 30 करोड़ का। तो कुल आयात फलन निकालो, बहुत सिंपल। तो देखिए टोटल मार्क आयात निकालने के लिए लिखेंगे 0.1 गुणा डी क्यू बराबर 0.1 क्यू, ये आपका आ गया कुल आयात। प्लस सी। अब क्या कह रहे हैं, m बराबर y बराबर 0 होने पर, ये y आएगा तो आयात का इनकम से रिलेटेड है 0.1 y बराबर 0 होने पर भी आयात आएगा आपका m बराबर 30। तो 30 बराबर हुआ 0.1 गुणा 0 प्लस c, तो c बराबर आ गया 30। तो आयात फलन क्या हो गया 0.1 y प्लस 30। बहुत सिंपल से सवाल हमने किए। तो इस प्रकार से समाकलन का अर्थशास्त्र में क्या प्रयोग होता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी कि किस प्रकार से सीमांत आगम से हम कुल आगम निकाल सकते हैं, सीमांत लागत से हम कुल लागत निकाल सकते हैं, सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता निकाल सकते हैं, सीमांत आयात प्रवृत्ति दे रखी है तो हम कुल आयात प्रवृत्ति उसकी निकाल सकते हैं, या सीमांत बचत फलन दे रखा है तो हम कुल बचत फलन निकाल सकते हैं, सीमांत उपभोग फलन दे रखा है तो हम कुल उपभोग फलन उसका निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो अर्थशास्त्र में समाकलन के जो उपयोग है उसके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया। इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत की भी गणना हम समाकलन के माध्यम से कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको समाकलन की जानकारी अर्थशास्त्र में ये किस प्रकार से उपयोगी है इसको देने में सक्षम रहेगा। धन्यवाद।